नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। प्रमुख रूप से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो हम लोग का टॉपिक है वह है मूल संरचना के सिद्धांत, अर्थ, विकास, विशेषताएं, महत्व और आलोचना। ठीक है। जो मूल संरचना है, उस मूल संरचना के सिद्धांत क्या हैं, अर्थ क्या है, विकास क्या है और विशेषताएं, महत्व और आलोचना। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान का सारांश है न्याय। अब न्याय की जो व्यवस्था है वह हम भारत के लोगों के लिए है और इस न्याय की व्यवस्था बनाने के लिए सर्वोच्च यानी कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना गया है। ठीक है। तो इसी संदर्भ में जो मूल संरचना के बारे में एक विचार रखा जा रहा है वह यही है कि कैसे उस विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, मूल संरचना के सिद्धांत भारतीय न्यायिक नवाचार की एक पहचान के रूप में, ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांत निरंतर बने रहें और इसके साथ ही संशोधनों के माध्यम से संविधान का तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार विकास भी होता रहे। परिवर्तन और निरंतरता के बीच जटिल परस्पर क्रियाओं के माध्यम से यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा अछूती रहे। हमारे कहने का मतलब क्या है? ये जो संविधान का न्याय व्यवस्था है, जो सर्वोच्च यानी कि न्यायपालिका को संरक्षक बनाया गया है, यह व्यवस्था संविधान में रहना ही चाहिए। ठीक है। अब मैं यदि बात करूं मूल संरचना का अर्थ, तो देखिए बात वही है कि मूल संरचना के सिद्धांत का अर्थ जो है, देखिए भारतीय संविधान में मूल संरचना के सिद्धांत से तात्पर्य संविधान की कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताओं से है जो कि अपरिवर्तनीय है। परिवर्तनीय नहीं, अपरिवर्तनीय है। आपको ये बात जरूर नॉलेज में रखना है, जो कि अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अपरिवर्तनीय है और इन्हें संसद द्वारा संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो मूल संरचना का विषय है वो यही है कि यह अपरिवर्तनीय है और इन्हें संसद द्वारा संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी संशोधन जो इन मूल विशेषताओं को बदलने या समाप्त करने का प्रयास करता है उसे असंवैधानिक और शून्य माना जाता है। यानी कि मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि ऐसे सिद्धांतों को ना ही आप बदल सकते हैं और ना ही उसमें संशोधन कर सकते हैं, जो हमारे संविधान का ही प्रमुख भाग है। ठीक है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो उसे असंवैधानिक और शून्य माना जाता है। इस प्रकार यह सिद्धांत संविधान में मनमाने या आमूलचूल परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी स्थिरता, निरंतरता और मूल संवैधानिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित होता है। यह है संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत। संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत यह है। ठीक है। यदि हम बात करें कि
भारतीय संविधान में मूल ढांचे के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ है? तो भारतीय संविधान में मूल संरचना के सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। यह वास्तव में एक न्यायिक सिद्धांत है जो संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। ठीक है, कई निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ। जैसे चूंकि आप जानते हैं एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति के दायरे को लेकर बहस 1951 में ही शुरू हो गई थी। ठीक है, आप इस बात को जानते हैं कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति के दायरे को लेकर बहस 1951 में ही शुरू हो गई थी। इस मुद्दे ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की शुरुआत की, जो अनंतः संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के विकास के रूप में आगे चलकर दिखा। ऐसा नहीं है कि यह बात आज की है, यह बात अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, यह बहस 1951 में ही शुरू हो चुका था कि संसद क्या संविधान के सारे भागों में संशोधन कर सकता है या नहीं। इसके लिए अलग अलग कुछ फैसले हैं कुछ वर्षों के, जैसे जो 1951 की शुरुआत हुई है, शंकरी प्रसाद का मामला 1951। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल है, न कि संविधान संशोधन अधिनियम। यानी कि इस प्रकार संसद संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है। ये 1951 में सर्वोच्च न्यायपालिका का ही एक डिसीजन था कि शंकरी प्रसाद का मामला था 1951 में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला स्वयं दिया कि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल है, न कि संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इस प्रकार संसद संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है। फिर आप देखेंगे आगे का मामला है गोलकनाथ का मामला 1967। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के रुख को पलट दिया और माना कि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में संविधान संशोधन अधिनियम भी शामिल है। ठीक है, ऐसा माना गया। और इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक अधिकार को समाप्त या कम नहीं कर सकता। गोलकनाथ बनाम मामले में ऐसा कहा गया था कि संसद जो है मौलिक अधिकार को समाप्त या कम नहीं कर सकता। ऐसे धीरे धीरे विकास हो रहा है। फिर देखेंगे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की बात है। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के जवाब में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, जिसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। ये बहस का मुद्दा चल रहा है, एक दूसरे संसद या संविधान, संसद या संविधान, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायपालिका। इसने घोषणा की कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है और ऐसे अधिनियम को अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं माना जाएगा। ये भी एक बहस छिड़ गया। अब आता है महत्वपूर्ण मामला। वह मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला है 1973। ठीक है, ये महत्वपूर्ण मामला है, केशवानंद भारती बनाम मामला 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को, जो वैधता है, वैधता को बनाए रखा और कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बनाए रखा और कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है
हालांकि इसने संविधान के मूल संरचना का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति से संविधान के मूल ढांचे को बदलने में सक्षम नहीं बनाता है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार इस निर्णय की घोषणा के बाद कुल मिलाकर स्थिति यह है कि संसद किसी मौलिक अधिकार को समाप्त या कम नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का एक मामला है। ये हुआ था 42वां 1976 में। न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना के नए सिद्धांत के जवाब में संसद ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, ठीक है, संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और यह घोषित किया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और इसके अनुसार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है, इस पे भी हम लोग बात बता रहे हैं आपको। मामले तो बहुत हैं और केशवानंद भारती बनाम में ये मामला लगभग साफ कर दिया गया बिल्कुल। ठीक है, कि देखिए केशवानंद, इसमें जो है वामन राव का मामला जो था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि अर्थात 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित सभी संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा। वर्तमान स्थिति यह है कि इस प्रकार वर्तमान स्थिति की अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, ये बात सत्य है, कर सकता वर्तमान में। ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। ये इसका विकास क्रम है। आप जो है पार्लियामेंट, संसद के पास ये शक्ति है कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर दे, मूल अधिकार भी, मौलिक अधिकार भी शामिल है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। अब मामला है कि वो मूल ढांचा कौन कौन सा अंग है, कौन कौन सा। देखिए अब आता है मूल संरचना के बाद, तो संविधान की सर्वोच्चता सबसे पहला मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद भारतीय राज्य का स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप। ठीक है, भारतीय राज्य का स्वतंत्र और लोकतांत्रिक स्वरूप, ये भी क्या है, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, तो मूल ढांचा है संविधान। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये भी क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है, ये भी क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण है, यह भी क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, संघीय ढांचा जो फेडरल सिस्टम है, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, ये भी संविधान का। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, संसदीय प्रणाली भी मूल ढांचा है। कानून का शासन भी मूल ढांचा है। ठीक है, तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे जो है इसको आगे बढ़ाता चला गया। ठीक है, तो यह है संविधान का मूलभूत ढांचा, मूल ढांचा का सिद्धांत, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर देखिए और जरूर समझिए।